हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला। शाम के 6 बजे स्वागत है आपका 12th की इस बायोलॉजी लाइव में। और आप देख रहे हैं योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल पर, जिस पे मैं योगेश चंद्र शुक्ला आपका बहुत स्वागत करता हूं। सभी बच्चों को आज के शाम की शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी के सबसे जबरदस्त टॉपिक पे, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसकी सेंट्रल डोगमा, मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं, मतलब आणविक बायोलॉजी का। और स्टॉल, मेसल्सन स्टॉल का परीक्षण बताऊंगा। थोड़ी बहुत बातें जेनेटिक कोडॉन के विषय पे करेंगे और बात बताएंगे आप लोगों को प्रतिलिपिकरण और बाकी विषयों पर। तो सारे बच्चे तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। मुझे जवाब बताइए, इस प्रश्न का सबसे सही आंसर क्या हो सकता है। 5 प्रश्न पूछूंगा, देन फिर स्टार्ट करूंगा आगे क्लासेस। अगर आपको यह ना पता हो, ठीक है, तो आपको देखना है मेरी वीडियोस जाकर पूरी की पूरे 8 चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, 6 चैप्टर की। उस प्लेलिस्ट को जाकर देखना है। पहला क्वेश्चन, एक न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए। जोरदार जवाब होना चाहिए। अगर नहीं पता है, प्लेलिस्ट जाकर जरूर देख लियो, ठीक है। प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखो और कंप्लीट करो कि हां जी, बनना चाहिए मुझसे सभी सवाल मुझसे बनना चाहिए। कहीं मैं छूट ना जाऊं जिंदगी की जद्दोजहद में, मैं कुछ करता और रह जाऊं और मेरी पढ़ाई छूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए सही जवाब जरूर दीजिए। अरे जनाब, आंसर क्या अलग होता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में किस रूप से भिन्नता होती है। कौन ऐसा है जो अलग है, बताइए जल्दी बताइए। क्या अंतर है दोनों के बीच में, क्या अंतर है दोनों के बीच में। पहला आंसर, इसका सबसे ज्यादा सही आंसर होगा फॉस्फेट। बेटा जी, क्या आंसर होता है। फॉस्फेट होता है मेरे बच्चे। याद रखना, मैंने कहा था आपसे, अगर नीट निकालना है तो अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। यह कोई आसान एग्जाम नहीं है जो आसानी से उठे और निकल गया। ये आपको यहां पर बड़ी मुश्किलें करनी पड़ेंगी। वो शायरी बताई थी ना मैंने आप लोगों की, मैंने एक शायरी बताई थी ना आपको, आपके लिए। मैं तेरे नसीब की वो बूंद नहीं जो बरस जाऊं तुझ पर, मैं तेरे नसीब की वो बूंद नहीं जो बरस जाऊं तुझ पर, तुझे तकदीर बदलनी पड़ेगी मुझे पाने के लिए। तो ये एक लाइन है जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई आसान चीज की ख्वाहिश नहीं कर रहे हो, बड़ी महंगी चीज की ख्वाहिश है। और उस महंगी चीज की ख्वाहिश के लिए तकदीर बदलनी पड़ेगी, तदबीर बदलनी पड़ेगी, कर्म बदलने पड़ेंगे, सब बदलना पड़ेगा। तो बदलिए हर चीज, क्योंकि अगर चाहिए वो चीज तो है भी, आसान चीज थोड़े ना है। बताइए। तो फॉस्फेट सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब हमारे पास दूसरा सवाल आता है मेरे बच्चे। डीएनए अणु की संरचना में इसकी रीढ़ बनती है। जब भी डीएनए बनता है तो उसकी रीढ़ बनती है। रीढ़ जानते हैं ना, डीएनए का रीढ़ बनता है। उस रीढ़ में कौन होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या वो पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट से बने होते हैं, क्या वो हेक्सोस शर्करा और फॉस्फेट से बने होते हैं, क्या वो प्यूरिन और पिरिमिडीन से बने होते हैं, क्या वो शर्करा तथा फॉस्फेट से बने होते हैं, किससे बने होते हैं। सुनाई ना एकदम जबरदस्त शायरी। नीट वाले बच्चों के लिए है ये जबरदस्त शायरी कि मैं तेरी नसीब की वो बूंद नहीं जो बरस जाऊं तुझ पर, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। वाह क्या बात है, मैं एकदम मोटिवेट हो गया। मतलब एकदम मैं मोटिवेट हो गया। मैं इससे बेहतर अब क्या लाइन बोल सकता हूं। सोचो कहां की लाइन कहां तुम पे आके जोड़ दी मैंने, है ना। और क्या सटीक लाइन बन जाती है तुम्हारे लिए, ठीक है। कि मोटिवेशन तो है, पाना हर एक चीज के लिए मोटिवेशन है। चाहे किसी प्रेम को पाना हो, चाहे किसी इंसान को पाना हो, चाहे किसी सफलता को पाना हो, या किसी लक्ष्य को पाना हो, डेडिकेशन तो हर चीज में लगता है, हर चीज में लगता है। बताइए, पेंटोस शर्करा तथा फॉस्फेट का बना होता है क्या, हेक्सोस शर्करा तथा फॉस्फेट का बना होता है क्या, प्यूरिन पिरिमिडीन का बना होता है क्या, शर्करा तथा फॉस्फेट का बना होता है क्या। कहती है पब्लिक। फटाफट सही आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके हिसाब से आंसर बनना चाहिए।
जल्दी 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 आसान बताइए, यहां पर आंसर बताइए, इसका सबसे सही आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि वो बना होता है बेटा, पेंटोज शर्करा होती है उनके पास में, क्या होती है, पेंटोज शर्करा, और होता है उनके पास फॉस्फेट। प्यूरिन एंड पायरिमिडीन रीढ़ नहीं आंतरिक संरचना बनाते हैं, बाहर से कोई जुड़ा होता है तो याद रखना यहां पर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर। इधर बना होता है एडेनिन और इधर होगा थायमिन। तो ये सब तो अंदर की तरफ में होते हैं जी, ऊपर में तो असल में रीढ़ जो है ना, इनकी सीढ़ी, वो शुगर और फॉस्फेट ही बनाते हैं, और वो भी शुगर में कौन सा शुगर, पेंटोज मींस राइबोज या तो डीऑक्सीराइबोज, या तो राइबोज या तो डीऑक्सीराइबोज, ये दो लोग यहां पर बनाते हैं, और इस तरीके से आंसर बनता है पेंटोज शर्करा और पेंटोज फॉस्फेट के बीच में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी प्राणी के डीएनए में एडेनिन की प्रतिशत मात्रा 30% है, तो उसमें ग्वानिन का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, बताइए बताइए फटाफट, यहां पर आंसर है, सी आंसर नहीं होगा राजमीना जी, जल्दी 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 बताइए। इस लाइन से मोटिवेशन आएगा मेरे बच्चे, बाकी परीक्षा में लिख दोगे तो 0 नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, तुम्हारे इस सवाल के कितने नंबर आएंगे जो तुमने लिखा है, ठीक है, ये जो तुमने सवाल लिखे हैं उसमें कितने नंबर मिलेंगे तुम्हें, और ये जो सवाल तुमने पूछा है कि इस पे मिलेगा नहीं ना, मोटिवेशन है, कलेक्ट कर लो। जल्दी बताओ कितना परसेंट होगा जी। अगर मान लो एडेनिन का परसेंटेज 30 है तो ग्वानिन का परसेंटेज कितना होगा, ये 30 है तो थायमिन भी 30 होगा, 30 होगा, बचा हुआ 40% में 20% जो है बेटा वो आपका ग्वानिन होगा, और 20% आपका जो है साइटोसिन होगा। क्या टिक किया है बच्चों ने, ये कौन है जो लोगों ने बी टिक किया 30%। अगर मेरे बच्चे एडेनिन 30% है, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या आजकल, हाँ, एडेनिन अगर 30% है तो थायमिन भी 30% होगा। अब जब दोनों मिलाकर 60% हो गए बॉस, तो बचा क्या, तो बचा यहां पर साइटोसिन और ग्वानोसिन, दोनों का बराबर बराबर कितना परसेंट होगा, 20-20 40, दोनों को मिलाकर 100। आसान सा गणित गलत कर देते हो, ऐसे में दिमाग लगता है, हाँ, बहुत गलत बात है ये। सी ऑप्शन होगा। ग्वानिन को पूछा है ना यहां पर, ग्वानिन, एडेनिन अगर 30 है तो ग्वानिन का परसेंटेज कितना होगा, तो याद बताना 20। यार ये कौन है जो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट बताइए सभी लोगों को यार कि वीडियो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर जय रहा, यदि डीएनए की एक श्रृंखला में क्षारकों का क्रम ATCGA है तो इस डीएनए का डुप्लेक्स में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक डीएनए है और डीएनए की श्रृंखला में ATCGA एक तरफ है, तो डीएनए में टोटल अगर डुप्लेक्स बना, 2 डीएनए बना, उसका 2 भुजा बनी, तो उसमें टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। ये लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, बहुत दिमाग वाला प्रश्न है। जिन बच्चों ने बना लिया मतलब एग्जैक्टली मेरी वीडियो सभी बच्चों ने देखी है, और अगर नहीं देखी है तो वीडियो देख क्यों नहीं रहे हो जी, कब देखोगे वो वीडियो, जाओ उधर जाके फटाफट वीडियोस पूरी देख लेना आज मेरी। जल्दी बताओ आंसर, सटीक आंसर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सटीक आंसर फटाफट बताइए। सबसे सटीक आंसर इस प्रश्न का क्या हो सकता है, बताओ 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 फटाफट बताओ, इसका सही आंसर है। इसे बी कह दिया 47% बच्चों ने, 12 बॉन्ड होंगे उसमें। क्या बात है कि 20 बॉन्ड होंगे, 10 बॉन्ड होंगे, 11 बॉन्ड होंगे, कोई लॉजिक वॉजिक है कि कुछ भी आंसर बता रहे हो। ये कोई शायरी नहीं है, टाप के कहीं लाए हो सृष्टिराज है, इसको शायरी नहीं कहते, ठीक है। सारी पढ़ाई लिखाई वाली बनाया करो, इधर उधर वाली मत बनाओ यार तुम लोग भी। बताओ 12-18 कैसे पता चला, कैसे पता चला, आंसर दो सृष्टिराज। कभी भी तुम सही आंसर नहीं दे पाती हो, ना कभी मेंटी पे, ना इधर उधर शायरी पे आंसर नहीं बताना है। शायरी नहीं पूछा है मैंने आपसे, आपसे पूछा है कॉन्सेप्ट। फटाफट मुझे जवाब बताओगे। मुझे हर वो बच्चा प्यारा है जो पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है मैं उसे कतई भी स्नेह नहीं करता, कतई 1% भी नहीं। बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो मुझे प्यारा है, और जो नहीं पढ़ रहा है वो खत्म है मेरी नजरों में। जल्दी बताओ। तो देखो यार, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन में कुछ ऐसा है कि यार एडेनिन है तो दूसरा थायमिन होगा, 2 बॉन्ड इधर हो गए। थायमिन है तो इधर एडेनिन होगा, फिर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर हो गए। साइटोसिन है तो ग्वानोसिन होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए।
फिर ग्वानोसिन है तो साइटोसिन होगा, फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। फिर एडेनिन है तो थायमिन होगा, फिर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। तो 3 2 5, 5 5 10 और 2 12, कुल मिलाकर 12 हो जाएंगे। कुल मिलाकर 12 इनके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देंगे। कितने बॉन्ड दिखाई देंगे? 12 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देंगे। 12 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देंगे और बी आंसर बिल्कुल सही है। और एक आखिरी प्रश्न पूछने जा रहा हूं, फिर 5 प्रश्न पूछूंगा क्लास के आखिरी में, फिर आखिरी 5 प्रश्न पूछूंगा क्लास के आखिरी में। तब तक जुड़े रहिएगा, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। आज के 5 प्रश्न आपके बहुत दिमाग को हिला देने वाले क्वेश्चन होंगे, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो बताओ। 5वां प्रश्न, एक न्यूक्लियोटाइड में शर्करा तथा फॉस्फेट के मध्य पाया जाने वाला बॉन्ड कौन सा है? एक न्यूक्लियोटाइड है। अरे वीडियो लाइक कौन करेगा? गजब होती है भाई, 5 बार बोल चुका हूं, 307 350 बच्चे देख रहे हैं और लाइक 150 मात्र। गजब बेइज्जती है। वीडियो लाइक करो फटाफट जल्दी से, ठीक है? कम से कम 200 250 कर दो यार फटाफट, वीडियो लाइक तक ना करते तुम लोग। न्यूक्लियोटाइड में शर्करा और फॉस्फेट के मध्य पाया जाता है बॉन्ड, बताओ। शर्करा और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड है और उस बॉन्ड का नाम क्या है? शर्करा और फॉस्फेट के मध्य जो बॉन्ड है, अरे बोलो। 5वां आंसर, सही आंसर देना है। कौन सा बॉन्ड हो सकता है? शर्करा और फॉस्फेट के बीच में बंध जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड, संयोजक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर मतलब वही बॉन्ड जो भी है, और सल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो सकता है? 50% बच्चों ने कहा है हां जी। कंप्लीट होगा सुमित मौर्य जी, बिल्कुल होगा। 6 चैप्टर पढ़ा दिए यार, तो बाकी चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे क्या? जुलाई चल रहा है, सोचो अभी पहला महीना चल रहा है पढ़ाई का और 6 चैप्टर कवर करवा दिए हैं हमने। आपको सिलेबस भी कवर करवाएंगे, आपका महा रिवीजन भी करवाएंगे, आपको 1 शॉट लेक्चर भी देंगे, आपको एग्जाम के टाइम पे तैयारियां भी करवाएंगे, आपसे हर चीज करेंगे यार इस चैनल से। आप चिंता बिल्कुल मत करो, बस जुड़े रहो, भरोसा बनाए रखो। सी आंसर होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड दैट्स ऑल। ये क्लियर है आज की कहानी, ये आज की कहानी क्लियर है। और शुरुआत करते हैं यहां से अब सबसे बड़ी कहानी को, और अंत तक जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को और भी क्वेश्चन पूछूंगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेरे बच्चे सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो आराम आराम से पढ़ाया था, तो हो सकता है बच्चों को समझना है। बच्चों को जब तक डांट ना दूं, चिल्ला ना दूं, तो बच्चों को किधर ही समझ में आता है। तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बड़ा कहानी, बड़ी कॉन्सेप्ट है। इसे अपन कहते हैं भैया कि आणविक जीव विज्ञान का, जो आणविक जीव विज्ञान है, आणविक जीव विज्ञान का मतलब होता है कि जीव विज्ञान को चला कौन रहा है? डीएनए। तो उसके जीव विज्ञान का आधार कौन है? आणविक जीव विज्ञान का आधार कौन है? कौन बताया उसको सबसे पहले कि आणविक जीव विज्ञान का आधार कौन है? और कौन था वो आदमी जिसने ये बात बताने की मतलब प्रेरणा ली और बताई कि हाँ 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 यार ये कुछ चीज ऐसी होती है जिसके आधार पर हम चीजों को बना सकते हैं। तो जीव विज्ञान का आणविक आधार, बेटा जो भी बच्चे नए पहली बार सेशन पे दिख रहे हैं वो सारे याद रखना, ये सेशन डेली होता है और उसी के हिसाब से जो है शाम को 6 बजे मैं 12th की क्लास पढ़ाता हूं। फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार बताया, फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार बताया, ये बात याद रखना, फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार बताया। ठीक है, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पहला आंसर आपकी कॉपी में नोट हो जाना चाहिए कि सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान का आधार किसने एक्सप्लेन किया था? ये एक्सप्लेन किया था मेरे बच्चे फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने एक्सप्लेन किया था। ये वो स्मार्ट साइंटिस्ट थे जो 2004 में गुजर गए, फ्रांसिस क्रिक। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बच्चे फ्रांसिस क्रिक। याद रखना, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता क्या है। सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है बेटा कि अगर हमारे पास डीएनए है तो हम डीएनए से डीएनए बनाएंगे, तो हम डीएनए से डीएनए को अगर बनाएंगे तो उसका नाम क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतिलिपिकरण। कमेंट सेक्शन में आंसर होना चाहिए। फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को कहा था फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, ठीक है। यहां पर दूसरा आता है, डीएनए से आता है बेटा आरएनए। डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं
अनुलिपीकरण क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अनुलिपीकरण वो प्रश्न को कहते हैं। अनुलिपीकरण, फोकस करो पढ़ाई पे। अनुलिपीकरण वो प्रक्रिया है। और सबसे आखिरी में आरएनए से बनता है बच्चे प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं अनुवादन। इसे कहते हैं अनुवादन। अनुवादन इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चा ट्रांसलेशन। अनुलिपीकरण को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, हम इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और प्रतिलिपीकरण को अपन कहते हैं रेप्लिकेशन। तो सारे बच्चे इन तीनों नामों को याद रखेंगे, और जीवन के अंतिम समय तक तुमसे भी कोई पूछ ले कि मरते मरते भी तुमसे सवाल पूछ लिया जाए ना कि बताओ क्या है, तो तुम याद रखना डीएनए से डीएनए बनना प्रतिलिपीकरण है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलिपीकरण है, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया अनुवादन है। यही जीवन का अंतिम सत्य मैंने सीखा था और यही मैं बता के जा रहा हूं। मरते मरते तुम्हारे कान पे कोई मुंह के पास कान लगाए, बताना डीएनए से डीएनए प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं, प्रतिलिपीकरण कहते हैं, और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलिपीकरण, और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को अनुवादन कहते हैं। यह बात बताई थी हमारे फ्रांसिस क्रिक भाई साहब ने। ठीक है, यह विधि वायरस में, अच्छा ये किस पे हुई थी? ई कोलाई पर। किस पे काम किया था बेटा? ई कोलाई पर आधारित था, ई कोलाई पर रिसर्च किया। इन्होंने ये जो बताया था वो रिसर्च हुआ था ई कोलाई पर। ई कोलाई इश्चरीचिया कोलाई पर रिसर्च किया, तब जाके बताया। फिर कौन एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया? रेट्रोवायरस जिसका नाम है एचआईवी, फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूंगा कि एचआईवी क्या होता है। में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है कि जो हमारे पास रेट्रोवायरस होते हैं ना, उनमें विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है। कमेंट सेक्शन पे जल्दी जल्दी आंसर देना। एचआईवी का फुल फॉर्म, जो एड्स फैलाता है मेरे बच्चे, क्या फैलाता है? एड्स फैलाता है, उसका नाम है एचआईवी। फुल फॉर्म तुम ही लोग बताइए मुझे। तो इनके पास एक चीज होता है कि इनके पास होता है असल में आरएनए। अब जिनके पास आरएनए होता है तो पहले क्या बनाएगा वो? तो पहले वो डीएनए बनाता है, फिर डीएनए के बाद फिर आरएनए बनाता है, और फिर आरएनए बनाने के बाद फिर प्रोटीन बनाता है। तो इनके पास 3 की जगह 4 प्रक्रियाएं हो गई। इनके पास 4 प्रक्रियाएं हो गई, 4 प्रक्रिया। तो आरएनए से एमआरएनए बना, ये पहली, आरएनए से डीएनए बना, ये पहली प्रक्रिया है, जिसे अपन कहते हैं रिवर्स। इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, वापस इसे अपन कहते हैं विपरीत हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे अपन कहते हैं विपरीत वाला, विपरीत अनुलिपीकरण, प्रति अनुलिपीकरण इसे अपन कहेंगे। तो आप बताना इसे अनुलिपीकरण कहेंगे, और ये जो अरे भग जा भाई, अनुलिपीकरण कहेंगे इसको। और क्या होता है? अब हमारे पास डीएनए है, तो डीएनए से डीएनए बनेगा। तो डीएनए से डीएनए बनेगा, तो अब इसका नाम फिर से बता दो यार, प्रतिलिपीकरण। इनके पास फिर से होगा प्रतिलिपीकरण। और डीएनए से आरएनए अगर बन गया, तो डीएनए से आरएनए बनता है, तो इन्हें कहते हैं अपन फिर से अनुलिपीकरण। अरे कहो, फिर से अनुलिपीकरण। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आरएनए से प्रोटीन बना होगा, नाम बताओ क्या कहेंगे? आरएनए से प्रोटीन बना होगा, इसका नाम हो जाएगा बॉस अनुवादन। अनुवादन मतलब ट्रांसलेशन। और जब ये ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन मतलब क्या होता है बंधु? लक्षण। जो डीएनए बनाना चाहता है वो डीएनए बनाकर रहता है। ये कॉन्सेप्ट है। जल्दी बताओ यहां पर आंसर। रेट्रोवायरस, और ऊपर में टेस्ट दिया हुआ है, सब कर रहे हो ना? ऊपर में जो टेस्ट की लिंक दी हुई है उसे भूल मत जाना, उसे करके जाना, वो बहुत जरूरी चीज है। उसके बिना कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके बैठे रहना। अब हम आते हैं, ठीक है बंधु, सेंट्रल डोग्मा तो मैंने पढ़ लिया। अरे पढ़ा ना सेंट्रल डोग्मा। अब सेंट्रल डोग्मा को आगे लेकर जाते हैं। चलो
करते हैं सबसे पहली बात, तो हम सबसे पहली प्रक्रिया पे आते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। क्लास के अंत में क्वेश्चन पूछूंगा, तैयार रहना। क्लास के अंत में सवाल पूछूंगा, तैयार रहना, सब कुछ याद रखना। अरे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डीएनए रेप्लिकेशन। आइए करते हैं प्रतिलिपिकरण, आइए करते हैं प्रतिलिपिकरण। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे ही थोड़ी है कि भाजी है, डीएनए है, पकड़े काटे और बना दिए। ऐसी बात है क्या? ऐसे ही कुछ हो सकता है क्या? डीएनए से काट के बना के कुछ भी बना दिए? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक बंधु आए जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। सबसे पहले एक बंधु आए जिनका नाम था वॉटसन क्रिक ने बताया, प्रूफ नहीं किया। क्या बताया? कि डीएनए की प्रतिलिपिकरण, डीएनए की जो प्रतिलिपिकरण है वो अर्ध संरक्षी विधि का होता है। अब ये क्या बात है भाई? सेमी कंजर्वेटिव मेथड अर्ध संरक्षी विधि का होता है, अर्ध संरक्षी विधि का होता है। ये अर्ध संरक्षी विधि का होता है। ये जो प्रतिलिपिकरण है वो अर्ध संरक्षी विधि का। अब ये क्या है भाई? अर्ध संरक्षी विधि का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास दो डीएनए है, ये ओल्ड है और ये भी पहला वाला है। जब अगली पीढ़ी में जाएगा तो ये ओल्ड अलग हो जाएंगे और यहां से ऐसा टुकड़ा टुकड़ा करके नया नया यहां पे बन जाएगा और एक नया यहां पर बन जाएगा। तो एक पुराना ओल्ड वाला और एक नया वाला, फिर एक ओल्ड वाला और एक न्यू वाला बनेगा। मतलब एक पहले जैसे रहता है और एक जो है नया बन गया। एक पहले जैसा रहता है और एक नया बन गया। देखो डीएनए को, ये डीएनए है एक ओल्ड वाला और एक नया वाला। ये डीएनए है ओल्ड वाला, पुराना, और जब उसे बनाना होता है तो ओल्ड वाला वैसे का वैसा ही रहता है, ओल्ड वाले के बाजू में नया वाला बन जाता है। ओल्ड वाले के बाजू में नया वाला बन जाता है तो एक पहले जैसे ही रहता है और एक बन जाता है नया। इसलिए इस विधि को अर्ध संरक्षी विधि कहते हैं कि आधा संरक्षित है, आधा नया बनाया जाएगा। आधा संरक्षित है और आधा नया बनाया जाएगा। इस विधि को अर्ध संरक्षी विधि कहते हैं। कमेंट सेक्शन पे बताना कि अर्ध संरक्षी का मतलब समझ में आया, यस और नो। और वीडियो अंत तक जरूर देखते रहना क्योंकि बॉस आज अंत में भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो एक ओल्ड, एक न्यू, एक ओल्ड, एक न्यू, ये बात वॉटसन क्रिक ने पहली बार बताई थी बच्चे। वॉटसन क्रिक ने पहली बार बताई थी। ये हैं जेम्स वॉटसन, ये हैं फ्रांसिस क्रिक, दो सबसे खूबसूरत इस दुनिया के इंसान। और याद रखना इन दोनों ने मिलकर बताया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इन्होंने ही बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। इनके चेहरे को प्रणाम करके आगे बढ़िए कि वाह क्या बात बताई थी साहब, क्रिक साहब, वॉटसन साहब, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बधाइयां। अब आते हैं कि ठीक है यार, प्रूफ किसने किया? तो डीएनए प्रतिलिपिकरण जो है, डीएनए का जो प्रतिलिपिकरण की अर्ध संरक्षी विधि जो इनके पास में बनती है, जो इनके पास में अर्ध संरक्षी विधि बनी, अर्ध संरक्षी जो विधि इनके पास है, का प्रमाण किसने दिया? प्रमाण, परीक्षण किसने दिया? तो ये परीक्षण किया दो और बड़े साइंटिस्ट ने, और जबरदस्त साइंटिस्ट थे ये लोग। इन्हें कहा जाता है मेसेल्सन। क्या कहा जाता है? मेसेल्सन। और दूसरा नाम होता है स्टॉल। मेसेल्सन एंड स्टॉल ने दिया था। क्या किसने दिया था बेटा? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने दिया था। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया और कहा कि भाई चलो ये मान लेते हैं कि यहां पर ये कहानी कुछ होती है। मेसेल्सन स्टॉल ने, और ये कहानी लगभग 58 के आसपास आई थी, 1958 पे इन्होंने बताया, ने प्रूफ दिया, ने परीक्षण किया। आइए बंधु समझते हैं, परीक्षण किया, प्रूफ किया किसने? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 पे। मेसेल्सन और स्टॉल ने ये एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ कर दिया इसे।
ठीक है, ये बात याद रखना। ये प्रूफ कर दिया उन्होंने इस तरीके से कि भैया कुछ ऐसे ही कहानी चलती है। ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टॉल ये साइंटिस्ट के नाम थे और बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर प्रूफ किया था कुछ कहानियों को। आइए देखते हैं इन कहानियों पे क्या क्या नजर आया था। ये थे मेसेल्सन एंड स्टॉल। ये भी बड़े साइंटिस्ट थे, ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं थे। इब्राहिम अब्दुल्ला, थोड़ा देख लो यार, हाय खुशबू कहने की जगह थोड़ा यहां भी पढ़ाई कर लो। ये वो दो साइंटिस्ट थे, मेसेल्सन एंड स्टॉल। समझे अब्दुल्ला जी? इनको जान रखना थोड़ा बहुत ध्यान से। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? विशाल दुबे, आज आप भी मेरे फेवरेट है। क्या बात है विशाल दुबे जी, बहुत पुराने स्टूडेंट आज हमारे जाग के हमारी क्लास में आ गए। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है विशाल दुबे जी, और उम्मीद है आपकी लाइफ अच्छे से चल रही होगी, आप बढ़िया झंडे गाड़ रहे होगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कौन है? ये अरे की सृष्टि इतने बड़े बड़े मैसेज क्यों कर रही है? बस हो गया, बस बेटा बस, थांबा थांबा। अब यहां पे ध्यान रखना, क्लास कितने बजे होता है? साक्षी प्रिया, शाम के 6 बजे मेरे बच्चे डेली आया करो, शाम के 6 बजे आया होगा। ठीक है, समझ गए बात को? यहां पर बात में समझना, तुम्हारे दादाजी का फोटो है, मन का राजा, तुम्हारे दादाजी तो मन के राजा ही रहे होंगे, ये भी यही हैं और क्या। ठीक है, मेसेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट जो है ये कार्यक्रम यहां पर चलता रहता है। ठीक है, चलिए जनाब आगे बात करते हैं। सृष्टि जी चिल मारिए, पढ़ते हैं, आ जाओ यहां पे पॉइंट को। तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं जी रेप्लिकेशन। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं यहां पर प्रतिलिपिकरण को। प्रतिलिपिकरण, डीएनए का प्रतिलिपिकरण किसका उपयोग किया? आओ पहले तो उपयोग तो समझो यार, मैंने बताया था ना सब्जी बनाने से पहले मटेरियल इकट्ठा कर लो। उपयोग किसका किया? उपयोग किया सबसे पहले इकोलाई का। इकोलाई क्यों? इकोलाई को क्यों लिया? तो इकोलाई को इसलिए लिया भैया, इसका जो 20 मिनट में कोशिका चक्र होता है, तो 20 मिनट का अगर कोशिका चक्र होता है, जल्दी रिजल्ट आएगा। चक्र होता है, जल्द रिजल्ट आता है, जल्दी रिजल्ट आएगा। तो आपसे कभी कोई पूछ दे कि लोग इकोलाई को क्यों लेते थे, तो बता देना जल्दी रिजल्ट आता था। तुमसे पूछा जाएगा ना यार कि ये दुनिया में हर जगह इकोलाई के बाकी बैक्टीरिया मर गए थे, बाकी बैक्टीरिया मर गए थे, कुछ बा कुछ चल रहा है यहां पर, तो मर गए थे तो क्या करना था? तो 20 मिनट में जो कोशिका चक्र है हमारे पास में, वो 20 मिनट का कोशिका चक्र, जल्दी रिजल्ट आता है, इसलिए ले लिए इकोलाई को। ठीक है बंधु, समझते हैं अभी इकोलाई के पास में कि इकोलाई के पास में अब डीएनए है। डीएनए को रिप्रेजेंट करने के लिए, पता लगाने के लिए भैया कि कौन सा है, नया वाला है पुराना वाला, ठीक है, प्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाए? तो प्रेजेंट करने के लिए डीएनए को प्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए किसको लिया गया? डीएनए को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया जी? नाइट्रोजन का उपयोग किया गया। बोर्ड में ऐसे ही लिखोगे, फुल पे फुल नंबर मिलेंगे। उपयोग किया गया नाइट्रोजन। क्यों? याद रखना, नाइट्रोजन का स्रोत कौन था जी? नाइट्रोजन का जो स्रोत है वो है अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन का स्रोत क्या है? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में कुछ ना कुछ जो होता है, ये समझना है। हाँ जी, ये देखो वित्तीय वीडियो देख रहे हैं बच्चे, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। विशाल दुबे जी क्या बताएं, सब आपकी तरह सोचते नहीं है ना। इन बच्चों को सब कुछ मुफ्त में चाहिए, एक फ्री में लाइक मांग रहे हैं, वो भी तक ना दे सके लोग। अमोनियम क्लोराइड लिए गए। ठीक है बॉस, हम एक बार यहां पर नाइट्रोजन का समस्थानिक उपयोग करेंगे। हम क्या उपयोग करेंगे? समस्थानिक। अब नाइट्रोजन का जो समस्थानिक होगा वो होगा बेटा N7, इसका परमाणु नंबर होगा, और एक N15 होगा। N15 नाइट्रोजन जिसे कहते हैं, हम लोग कहेंगे बेटा हैवी नाइट्रोजन। बड़ा हैवी होगा ये। हैवी नाइट्रोजन का मतलब हो गया भारी नाइट्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन जो उसमें उपयोग होगा डीएनए बनाने में, डीएनए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नाइट्रोजन लिया। नाइट्रोजन का स्रोत है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का क्या लिया गया? नाइट्रोजन का समस्थानिक N1714 ये रहेगा। क्या रहेगा? तो आप इसे लिखो यहां पर कि N715 ये हैवी नाइट्रोजन है। और एक बार सामान्य नाइट्रोजन,
इसके अलावा हमारे पास एक बात और होगा कि जो सामान्य नाइट्रोजन है वो कैसा होता है। ये पता है कि तुम लोग ऐसे तुक्का मार रहे हो कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 और परमाणु भार 14, इसे अपन कहेंगे लाइट नाइट्रोजन। तो भैया एक भारी है और एक हल्का है, एक हल्का है और एक भारी है, भारी नाइट्रोजन। तो कॉपी में पहले तो ये लिख लो कि कौन कौन भैया हैवी है और कौन हल्का है, कौन भारी है, कौन मतलब हल्का होगा। तो भारी है N15, कमेंट सेक्शन फटाफट, N15 भारी है और N17 जो होता, N14 जो होता है वो हल्का नाइट्रोजन है, वो हल्का नाइट्रोजन है। फिक्स है, बात समझ में आई? कमेंट सेक्शन पे जल्दी से बताना होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, हमने इसे कर दिया। अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी प्राप्त करने के लिए यह भी याद रखना, डीएनए का घनत्व बनाने के लिए, घनत्व के लिए, डीएनए के घनत्व के लिए, ठीक है, और उसके सेडिमेंटेशन जिसे अपन कहते हैं भैया अवसादन के लिए, अवसादन के लिए किसको लिया गया, अवसादन के लिए एक केमिकल डाला जाता है जिसका नाम है CaCl2, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं बच्चा, हम क्या कहते, नॉट CaCl2 नहीं, Cl ही होगा, CaCl। ठीक है, सीजियम क्लोराइड कहते हैं हम इसको, सीजियम क्लोराइड। ये इसे क्या करता है, डीएनए को नीचे बैठाता है, लेते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि उपयोग के नाम पे हमने बैक्टीरिया को किया, ई कोलाई का यूज। हमने सबसे पहले आपको बताया कि भैया हम सबसे पहले लेते हैं ई कोलाई को लेते हैं। तो पहला बात तो ये हो गया बंधु कि हमने ई कोलाई ले लिया। हमने सबसे पहले ई कोलाई लिया क्योंकि 20 मिनट में रिजल्ट देता है, 20 मिनट में हमारा काम हो जाएगा, पहली बात खत्म। दूसरी बात, हमने नाइट्रोजन को लिया जी। तो नाइट्रोजन में भी दो नाइट्रोजन, एक भारी N15 वाला, एक हल्का N14 वाला जी, डन। तीसरी बात, डीएनए का घनत्व अवसाधन के लिए हमने सीजियम क्लोराइड ले लिया और सीजियम क्लोराइड डीएनए का नीचे अवसाधन करवाएगा, नीचे बैठने में मदद करेगा। और अब हम यहां से देखने जा रहे हैं कि डीएनए आखिर काम कैसे करेगा। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट सारे के सारे आ जाओ। देखो हम काम कैसे कर रहे हैं। मैंने एक प्लेट ली, काली प्लेट, संवर्धन प्लेट। ऐसे ही डायग्राम बनाना, संवर्धन, संवर्धन प्लेट। देखो फटाफट, संवर्धन प्लेट। संवर्धन प्लेट में मैंने ई कोलाई की डाला कि देखो यार, मैं तुम्हें खाना दे रहा हूं और तुम खाना खा के वृद्धि करना, है ना, तुम खाना खाना और वृद्धि करना। और खाने में क्या डाल दिया, बोलो, खाने में डाला N15 वाला NH4Cl डाल दिया। जब मैं खाने में N15 डाल रखा है तो जो बैक्टीरिया बनेगा वो कैसा बनेगा, बैक्टीरिया जो डीएनए बनाएगा, सो बैक्टीरिया जो डीएनए बनाएगा वो डीएनए कैसा बनाएगा। तो आपको पता है दोनों डीएनए जो हैं वो N15 वाले बनेंगे। अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जैसा खाओगे वैसे ही ना हो जाओगे, जैसा खाओगे वैसा ही ना हो जाओगे। संवर्धन प्लेट में अगर तुमने भोजन N15 डाला है तो बनेगा भी N15, बनेगा भी N15। ठीक है, बनने के 15 के बाद इसे अपन ने कर दिया अपकेंद्रण। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूज कर दिया, इसको घुमाओ ससुरे को, खूब घुमाई जी इसको। तो खूब घुमाए जब इसको, तो यहां पर ऐसा याद रखना कि सबसे पहले अच्छा इसको ले लिए, उसके बाद इसको अपकेंद्रण करो। देखें जरा क्या क्या बना है। तो हमने इसका किया अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूज कर दिया इसको। सेंट्रीफ्यूज किसकी मदद से करेंगे, क्या कोई बताएगा? सीजियम क्लोराइड की मदद से। सीजियम क्लोराइड डाला था, सीजियम क्लोराइड डाला तो मुझे इस ट्यूब में जिसमें सेंट्रीफ्यूज किया था, सारा का सारा डीएनए जो है वो नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया।
जब मैंने उसे घुमाया तो सारा का सारा डीएनए नीचे बैठा हुआ था, और जब नीचे बैठा हुआ था तो मैंने उसे कह दिया कि भैया तुम बड़े हैवी हो जी, हैवी बैंड बनाया, बड़े हैवी हो, नीचे जाके बैठे हो। ठीक है, तो इसने क्या बनाया है, इसने बनाया है बच्चा हैवी बैंड, एकदम जाके नीचे बैठ गया है। पता लगाओ काहे बैठा है, पता लगाओ काहे बैठा है। तो पता चला कि इसलिए बैठा है कि दोनों जो डीएनए है, दोनों जो डीएनए हैं वो N15 से बनेगा, भारी वाले नाइट्रोजन से, तो भारी नहीं होगा का, इसलिए जाकर नीचे बैठ गया है। डन, बढ़िया। दूसरी प्लेट, आओ बंधु, दूसरी प्लेट लिए। अब दूसरी प्लेट में इकोलाई कहां से लाए, यहां का इकोलाई इसमें डाल दिए, N15 वाले को ही यहां पर डाल दिए। इधर इकोलाई डाले थे ना, वृद्धि जो हुआ था उसी इकोलाई को इसमें डाल दिए, और इसमें डालने के लिए 20 मिनट लगता है। 20 मिनट चक्र हुआ, अगला 20 मिनट फिर दिए इसको। लेकिन यहां पर भोजन के लिए जो मैंने डाला था वो बताओ नाइट्रोजन कौन सा है, N14 H4Cl। यहां पर तो लाइट नाइट्रोजन डाला है मैंने, और यहां पर क्या डाला था, हैवी। यहां पर क्या डाला था, हैवी नाइट्रोजन डाला था, तो डीएनए बना भी हैवी वाला। पर यहां पर कौन सा वाला डाला है मैंने, लाइट नाइट्रोजन। क्या डाला है, लाइट नाइट्रोजन डाला है। ठीक है, 20 मिनट फिर दिया मैंने इसको। 20 मिनट फिर देने के बाद फिर से इसका क्या कर देंगे, अपकेंद्रण करेंगे। और अपकेंद्रण किसकी मदद से होगा, सीजियम क्लोराइड की मदद से। अपकेंद्रण किसकी मदद से होगा, अपकेंद्रण किसकी मदद से होगा, CHCl की वजह से। फिर प्लेट बनाओ, बताओ अपकेंद्रण करें। तो एक बात मुझे बताओ कि जब मैंने N15 लिया था, जब मैंने N15 लिया था तो सारा डीएनए भारी था, और भारी डीएनए आपको नीचे मिला था, हैवी बैंड बनाया था। अब की जब मैंने ये डीएनए हल्का वाला लिया है तो डीएनए कहां मिलेगा, क्या वो नीचे मिलेगा हैवी वाली की जगह, या फिर लाइट ले लिया है तो लाइट ऊपर ऊपर में मिलेगा, ऊपर ऊपर मिलेगा, या फिर मिलेगा बीच में। कमेंट सेक्शन पे आंसर मुझे बताओ, जल्दी बताओ कि अगर मैंने हैवी बैंड, हैवी नाइट्रोजन लिया था तो हैवी बैंड मिला नीचे, सारे N15 से बने थे। अब हमने N14 लिया है, अरे का लिया है जी, अरे कहो N14 लिया है, तो डीएनए कहां मिलेगा तुम्हें, N14 थोड़ा सा ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा। सारे बच्चे कह रहे हैं ऊपर में मिलेगा, सारे बच्चे कह रहे हैं ऊपर में मिलेगा, लेकिन ये तो दिक्कत हो गई, ना मिला ऊपर और ना मिला नीचे, बीच गया, बीच में मिला। बीच में मिला तो इसका नाम रखा गया मीडियम बैंड, और मीडियम बैंड जो बना उसमें साइंटिस्ट का दिमाग खराब हो गया कि भैया जब मैंने हैवी लिया था तो तुम नीचे मिले थे, और जब मैंने लाइट लिया है तो तुम बीच में मिल रहे हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो उसने कहा कि देखो बंधु, हुआ ऐसा है कि इस डीएनए को, इस इकोलाई को इसमें डालने से नया जो डीएनए बना वो तो N14 वाला बना, लेकिन जो पुराना डीएनए था वो तो N15 वाला ही था। तो इसलिए एक तो N15 पेरेंट से एज इट इज आ जाता है। ये मान लो पेरेंट्स रहे होंगे ना, तो इनके पेरेंट्स का एक N15 तो अपने आप आ गया पहले से ही। एक डीएनए इनका पुराना ही था, पुरानी वाली प्लेट के N15 को ही उपयोग किया हुआ था। जो नया बनेगा, वो नया जो बनेगा वो अब बनेगा N14 वाला। अब जो नया बनाएंगे वो N14 बनेगा। बोले अच्छा ऐसा होता है, मतलब दोनों नया नया नहीं बनेगा। बोले नहीं, नहीं बनेगा, दोनों नया नहीं बनेगा, एक पुराना एक नया। और वो पुराना कहां से आया है, वो पुराना आया है पहली पीढ़ी से। ये तो पहली पीढ़ी थी, ये दूसरी पीढ़ी है। तो पहली पीढ़ी में हमने N15 अगर लिया है तो दूसरी पीढ़ी में पूरा N14 नहीं आ जाएगा और ना ही पूरा N15 आएगा।
आधा आधा आया है, आधा आया पहली पीढ़ी से, आधा आया दूसरी पीढ़ी में, नया बना है। तो इसलिए बताओ कौन सा बॉन्ड बैंड बना, जल्दी बताइए। समझ में आया? फटाफट बताओ मुझे यहां पर। तो डीएनए भी जो है आधा बनेगा और आधा आधा बना यहां पर। ठीक है भाई, मान लेते हैं, ठीक है मान लेते हैं। तीसरी प्लेट में चलते हैं, फिर तीसरी बात में हो सकता है तीसरा पॉइंट हो। अब हमारे पास में आता है तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में वही इकोलाई, दूसरी पीढ़ी वाला, सेकेंड पीढ़ी वाला जो डीएनए है उसको यहां पे डाल दिए, और दूसरी पीढ़ी में फिर इसको मैंने N14 ही दिया कि ना 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 यार, तुम जो है ना एक बार N15 क्या पा गए हो, तुम N15 को छोड़ ही नहीं रहे हो। फिर N14 को लिया, और फिर N14 को लिया तो फिर ये कौन सा वाला है, लाइट वाला, ये लाइट नाइट्रोजन ही लिया है। लाइट नाइट्रोजन को फिर से सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं जी। आओ 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 फटाफट, क्या करवाया मैंने इसे, सेंट्रीफ्यूज करवाया, अपकेंद्रण करवाया। किसकी मदद से होगा अपकेंद्रण? अपकेंद्रण हुआ है सीजियम क्लोराइड की मदद से। अरे बोलो, अपकेंद्रण किसकी मदद से हुआ है? अपकेंद्रण हुआ है सीजियम क्लोराइड की वजह से। अब दूसरी पीढ़ी में फिर मैंने लाइट बैंड लिया, फिर मैंने लाइट नाइट्रोजन लिया। अब तीसरी पीढ़ी में क्या बनेगा बताओ? अब तीसरी पीढ़ी में क्या बनेगा? वीडियो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके मुझे बताओ कि तीसरी पीढ़ी में अब क्या बनने वाला है। जल्दी जवाब बताओ, तीसरी पीढ़ी में क्या बनेगा? पहली पीढ़ी में पूरा हैवी वाला बन गया, दूसरी पीढ़ी में मीडियम बना। मीडियम मतलब आधा हैवी आधा लाइट। मीडियम का मतलब होता है आधा हैवी और आधा जो है वो लाइट बनेगा, क्योंकि पहला आ गया पहली पीढ़ी से। लेकिन क्या हो सकता है गलती हो गई हो, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो होता ही रहता है। CHCl को हुआ, तो अब तीसरा बैंड कहां बनेगा? नीचे ऊपर, किधर कहां बनेगा बताओ? नीचे बनेगा, बीच में बनेगा, ऊपर बनेगा। तीसरी बार फिर लाइट को लिया है मैंने, तीसरी बार फिर से लाइट को लिया है मैंने, और तीसरा जो लाइट लिया हुआ है तो कहां बनेगा? तो इस बार और गच्चा दे दिया उसने, कह दिया कि एक मीडियम बनेगा, एक मीडियम दिखाई दिया उसे, और एक दिखाई दिया उसे यहां पे, यहां पे। तो एक का नाम रखा उसने मीडियम बैंड, एक का नाम रखा मीडियम, और एक का नाम रख दिया लाइट। अब बोले ये क्या बात है, ये कहां से आया? अभी भी मीडियम बैंड आ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हुआ ये? तो इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। ये भी मीडियम बैंड मिला, दिमाग ही खराब हो गया साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट ने कहा कि हुआ तो हुआ कैसे यार, मुझे थोड़ा सा क्लियर करके कोई बताएगा? तो बताया इसने कि दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा था। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान समझना। अब इसको एक्सप्लेन करो, एनसीईआरटी की लाइन को मैं आपको बताता हूं एक्सप्लेन करने का। पहली पीढ़ी में क्या था, जल्दी बताओ? पहली पीढ़ी में N15 था। अरे था कि नहीं था? दोनों N15 थे कि नहीं थे? बता रहा है यहां पर फटाफट, ये N15, ये भी N15। दूसरी पीढ़ी में गए तो दोनों डीएनए अलग अलग, दोनों डीएनए अलग अलग हो गए। अब जब पहली पीढ़ी में मैंने N15 लिया था तो डीएनए N15 बना, दूसरी पीढ़ी में N14 लिया था तो एक पुराना तो आ गया, लेकिन एक आ गया नया वाला। तो जो नया वाला आया ये क्या बना? पुराना वाला N15, लेकिन नया वाला कौन सा बना जी? N14। तो एक आधा हैवी आधा लाइट, तो इसी को कहते हैं मीडियम बैंड। इसका नाम क्या था? ये था हैवी बैंड। अब आधा हैवी आधा लाइट तो जो होगा ना, उनके बीच में जो बैंड बनेगा उसका नाम क्या होगा? मीडियम बैंड। तो उसका नाम क्या रखा? मीडियम बैंड रख दिया। बहुत सुंदर। अब आ जाओ तीसरी पीढ़ी में। फिर तीसरी पीढ़ी में फिर से क्या लिया था? N14 लिया था। आ जाओ बंटवारा करो इनका फटाफट। तो ये जो है रेड वाला, ये ब्लू वाला ब्लू में गया, व्हाइट वाला जो है व्हाइट में गया। उसी तरह यहां पर भी वैसे ही हुआ, ठीक है? यहां पर भी वैसे ही हुआ कि ये व्हाइट वाला ये इधर पे दिखाई दिया,
ये इधर पे दिखाई दिया और ये इधर पे दिखाई दिया, बंटवारा हो गया। ये सब ये लोग हैं ना जो पहले से प्रेजेंट है। अब बनेगा नया वाला, बोलो फटाफट। न्यू कौन सा लिया है? N14। तो नया जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? अरे बोलो क्या बनेगा? तो नया जो बनेगा वो भी N14 ही बनेगा। ये क्या है? N15। बाजू में जो बना वो क्या है? N14। यहां पे पहले से क्या है? N14। और दूसरा वाला भी क्या बना? N14। यहां पर पहले से क्या है? N15। नया वाला बना, क्या बना? N14। पहले से क्या है? N14। नया वाला बना N14। गौर से देखो अब इस बात को कि यहां पर 15 14 दोनों है और यहां पर 14 14 बस है। इधर पे दोनों का जोड़ा लाइट लाइट वाला दिख रहा है कि ना दिख रहा? और यहां पर तुम्हें दोनों हैवी वाला दोनों हैवी और लाइट दोनों वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब दोनों बीच में लाइट और हैवी दोनों मिलेंगे इसे कहा जाएगा मीडियम बैंड। क्या कहा जाएगा? मीडियम बैंड कहा जाएगा। और ये जब दोनों लाइट लाइट दोनों है दिखाई देंगे तो उसे लाइट बैंड कहा जाएगा। और इस तरीके से यहां पर आपको मीडियम भी मिला और आपको लाइट भी मिला। एनसीईआरटी का सबसे कंफ्यूजिंग डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे आप लोग, कुछ इस तरीके से लोगों को बनाएगा। जल्दी बताइए, फटाफट मुझे बताइए कि यह बात समझ में आई, हां या ना? जल्दी गए, बताओ। इस तरीके से बनेगा N15 N15, फिर ये दोनों मिल गया। तो ये जो बात है, ये जो बात बन रही है, ये कैसे बन रही है? तो ये देखो ना यार कि पहली पीढ़ी का ही 2 डीएनए अलग हुआ, फिर नया बना, फिर उस पीढ़ी के डीएनए अलग हुए, एक एक नया बनते जा रहा है। तो हर पीढ़ी में एक एक बार बन रहा है डीएनए। पुराना वाला वैसा का वैसा, नया वाला नया बन रहा है। तो मुझे बताओ कि आधा पुराना आधा नया विधि कौन सा हुआ जी? अर्ध संरक्षी विधि। इससे प्रूव होता है, प्रूफ हुआ कि डीएनए का जो प्रतिलिपिकरण है, अरे कहो, डीएनए का जो प्रतिलिपिकरण है वो विधि कौन सी होती है? अर्ध संरक्षी विधि से होता है। तो इनके पास जो विधि है वो अर्ध संरक्षी विधि है। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई? तो बता दो फटाफट, फिर मैं पूछूं तुमसे जबरदस्त 1-2 सवाल। जल्दी बोलिए, फटाफट आंसर यहां पर करिए, ठीक है? जल्दी 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 बताइए यहां पर। अरे बताइए भैया जी, फटाफट आंसर बताओ कि ये चीज समझ में आई ना कि पहला कौन सा अब प्रतिलिपिकरण है, कौन अनुलिपिकरण है, कैसे क्या क्या हुआ प्रतिलिपिकरण। क्लियर है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ करने का है, फटाफट कर दो। और मैं पूछूंगा तुमसे 2 सवाल, सारा फटाफट आंसर देने का है। देने को तैयार हो, हाँ या ना? वीडियो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जोरदार रोर करिए और बताइए मुझे यस सर वी गॉट इट, गॉट इट बंधु, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। आइज फूल गया है तुम्हारा, कोई बात नहीं, बंद कर लो। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। तो चलो एक सवाल का जवाब पूछते हैं आपसे, एक सवाल का जवाब पूछते हैं, एग्जाम्पल बताना। मान ले, अब मुझे बताओ पहली पीढ़ी में अगर मैंने N14 लिया हो, ठीक? अच्छा चलो मान लो तीसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, फिर से बताता हूं। पहली पीढ़ी में अगर मैंने N15 लिया हो, दूसरी पीढ़ी में फिर N14 ले लिया हो और तीसरी पीढ़ी में फिर N15 ले लिया हो, तो जो तीसरी पीढ़ी का बैंड आएगा, बैंड कैसा आएगा? बताओ मुझे फटाफट, तीसरी पीढ़ी का बैंड कैसा आएगा? जल्दी बता दो। ये आंसर क्लियर किया और आज की कहानी खत्म। ये आंसर तुमसे जो पूछ रहा हूं, ये आंसर बताइए, जल्दी 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 आंसर बताओ कि पहली पीढ़ी में मैंने N15 लिया, दूसरी पीढ़ी में N14 ले लिया, तीसरी पीढ़ी में फिर N15। यही इक्वलाई बार बार इधर उधर डाल रहा हूं मैं। कौन सा बनेगा? फटाफट कॉपी निकालिए और लिखिए, कॉपी निकालिए, लिखिए। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन पे मुझे बता देना
ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन पे बताना कि पहली पीढ़ी में अगर मैं N15 लिया, दूसरी पीढ़ी में N14 लिया, तीसरी पीढ़ी में फिर N15 ले लिया तो बॉन्ड कैसा आएगा, हैवी या लाइट। और एक सबसे बड़ा सवाल कि अर्ध संरक्षी विधि जो है, इस बात को सबसे पहली बार किसने बताया था? आंसर बताओ मुझे, सबसे पहली बार किसने बताया था? अर्ध संरक्षी विधि को सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया था? आंसर आपका है, जो भी होगा बता देना कमेंट सेक्शन में आंसर। वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही का चैनल है मेरे बच्चे। तो लव यू ऑल, अपना बहुत ध्यान रखें, सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को आज। थैंक यू।